नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपी इमरान मलिक और नासिर मलिक को बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। आज हैदराबाद से लाकर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए को कोर्ट से दोनों की 7 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद एनआईए अफसरों की सुरक्षा में दोनों को कोर्ट से बेऊर जेल लाया गया। एनआईए अब अगले 7 दिनों तक इनसे पूछताछ करेगी। एनआईए ने इन दोनों पर यूएपीए एक्ट भी लगाया है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आज दोनों को, इमरान और जो नासिर है, दोनों को पेश किया कोर्ट में लंबे समय तक जो है कि पेशी हुई है। क्या कुछ रहा कोर्ट में? ये कोर्ट में यही रहा कि जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। उसके बाद एनआईए के द्वारा उसको 10 दिन का रिमांड मांगा गया। 7 दिन मंजूर किया गया है और साथ में एक पिटीशन एनआईए के द्वारा यही दिया गया था कि चूँकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हैं, एंटी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनका तार बहुत आगे तक है। उसका अध्ययन करने के बाद और अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने यूएपी की दोनों धाराओं को, एक्ट की धाराओं को 16 और 18 को जोड़ने का आदेश दिया। एक बात ये है कि जितने भी एग्जीबिट मिले थे सब पर सिग्नेचर कराया गया। यूएपीए एक्ट लागू करने से पहले जो मेंशन करना था यूएपीए एक्ट, उससे पहले दोनों ही एक्यूज जो थे आरोपी, उनसे सिग्नेचर कराया गया। साथ ही जो है 10 दिनों की अर्जी आप लोगों ने लगाई थी, 7 दिन मिले हैं। आगे क्या फिर अर्जी लगाई जाएगी? आगे के बाद तो जो अनुसंधान में आएगा पदाधिकारी समझेंगे, उसके बाद तो एनआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी समझेंगे वो। लेकिन हम लोग कोर्ट में जो कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट में जो मामला आएगा नासिर जो है, नासिर इकबाल, उसने कुछ अपने सफाई में कुछ कहा? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं कहा। तो चलिए, ये एनआईए के स्पेशल पीपी हैं मनोज कुमार, जो बता रहे थे कि तकरीबन जो है लगभग 7 घंटे का वो वक्त रहा जब एनआईए के कोर्ट में जो है इन आरोपियों को पेशी के बाद तमाम एग्जीबिट जो थे उस पर सिग्नेचर लिए गए। यूएपीए एक्ट को लिख के जो धाराएं हैं वो मेंशन किया गया और उसके बाद जो है इन दोनों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दिया, जिसके बाद एनआईए के जो वकील हैं उनके तरफ से 10 दिनों की रिमांड अर्जी लगाई गई, जिसके बाद न्यायालय ने 7 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर किया। और अब ये दोनों, इमरान और नासिर जो है, वो एनआईए के गिरफ्त में है। एनआईए इनसे जो है कस्टडी में है। एनआईए इनसे जो है वो पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब खबर तो समझिए, आखिर यूएपीए एक्ट क्या होता है जो इन दोनों आरोपियों पर लगाया गया है। यूएपीए कानून देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए है। किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अखंडता और संप्रभुता को भंग करने का प्रयास करने वाले पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है और इस एक्ट के तहत दोषियों को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। यूएपीए का इस्तेमाल अजहर मसूद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इस कानून में हुए संशोधन के बाद एनआईए को कई अधिकार मिल गए और इस कानून में 2019 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद अब संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है और दोषी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इन सबके बीच दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में आज यूपी के कैराना से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी का करीबी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन 2 भाइयों को लिक्विड आईईडी बनाकर ट्रेन में धमाके के लिए तैयार किया गया था, उन्हें आज पटना की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें अदालत ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। एनआईए दोनों से कल से पूछताछ करेगी। दरभंगा को दहलाने वालों पर शिकंजा। पटना एनआईए कोर्ट में इमरान और नासिर की पेशी। यूपी से इमरान और नासिर का आका गिरफ्तार। ये शुक्रवार सुबह उस वक्त की तस्वीर है जब एनआईए की टीम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के आरोपी नासिर और इमरान को हैदराबाद से लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंची। आतंकी साजिश के सबसे बड़े गुनहगार कहे जा रहे इन दोनों भाइयों के पहुंचने से पहले ही पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी।
जहां से इन्हें सख्त सुरक्षा घेरे में बिहार एटीएस के मुख्यालय ले जाया गया। एटीएस अफसरों की पूछताछ के बाद दोनों को पटना की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से एनआईए ने नासिर और इमरान को जो है गिरफ्तार किया और इसके बाद इन दोनों को जो है लेकर के एनआईए की टीम पटना एनआईए कोर्ट पहुंची और यहां पे जो है पेशी करने के बाद जो है दोनों को रिमांड के लिए 10 दिन की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया और 7 दिन की जो है रिमांड के लिए एनआईए को सुपुर्द किया। बताते चले कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेजा गया है। आरोप है कि इमरान और नासिर ने ही 15 जून को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से कपड़े का वो पैकेट पार्सल किया था जिसमें छिपा कर रखा गया लिक्विड आईडी 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट कर गया। 30 जून को हैदराबाद के गिरफ्तार इन भाइयों के घर छापेमारी में एनआईए को उस केमिकल के अंश भी मिले जिसका इस्तेमाल आईडी बनाने में किया गया था। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में खुद को कपड़ा कारोबारी बताकर रह रहे इमरान और नासिर मूलतः यूपी के कैराना के रहने वाले हैं, जहां से एनआईए ने शुक्रवार को हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील नाम के 2 और शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सफेद दाढ़ी वाले हाजी सलीम के रिश्ते पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर इकबाल काना से हैं और इसने ही धमाके के लिए इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था, जबकि काली दाढ़ी में नजर आ रहा ये शख्स कासिम उर्फ कफील है जिसे हाजी सलीम का सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, दरभंगा ब्लास्ट में जो बड़े खुलासे हुए हैं वो जान लीजिए। और अब तक जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि दरभंगा ब्लास्ट की फंडिंग पाकिस्तान से हुई थी। संदिग्ध आतंकी सलीम को पाकिस्तान से पैसे मिले थे। हवाला के जरिए 1,60,000 रुपए मिले थे। संदिग्ध आतंकी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। सलीम ने इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। नासिर और उसके भाई इमरान ने आग लगाने वाला आईईडी बनाया था। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में धमाके की साजिश रची गई थी। मोहम्मद नासिर खान 2012 में पाकिस्तान भी गया था। लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग ले चुका है गिरफ्तार नासिर। और नासिर और इमरान लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे और जाहिर है अब इनसे पूछताछ की करेगी एनआईए की टीम और कई राज उगलेंगे ये दोनों। और इस बीच एक बड़ी खबर इस मामले में, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में अब ईडी की सहायता लेगी एनआईए। पाकिस्तान से फंडिंग मामले में सहायता लेगी ईडी की। हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग की गई है। इस मामले में चारों आरोपियों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी। चल अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट की भी जांच होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में हवाला के जरिए पैसा भेजा गया था। 1,60,000 रुपए पैसे भेजे गए थे ब्लास्ट के लिए। और अब इस मामले में जरूरी है एनआईए के लिए कि वो ईडी की सहायता ले, ताकि और ज्यादा तह तक पहुंचा जा सके कि इनके पास हवाला के और कितने पैसे हैं। चल अचल संपत्ति और बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया में कनकई नदी का तेज कटाव जारी है। बाइसी के चनकी ताराबाड़ी में देखते ही देखते एक अर्धनिर्मित मस्जिद नदी में समा गई। देखिए, महज 36 सेकंड में 2 मंजिला अर्धनिर्मित मस्जिद को कनकई नदी बहा कर ले गई। देखिए कैसे धराशायी हो गई है मस्जिद। और मस्जिद के पास वाले मकान के नीचे की जमीन भी नदी में समा गई। मकान का जो हिस्सा बचा है वो कभी भी नदी में समा सकता है। खबर तो समझिए, दरअसल पूर्णिया के बाइसी में 5 नदियां हैं। महानंदा, कनकई, परमान, दास और बकरा नदियां। ये सभी नदियां, ये 5 नदियां हर साल तबाही मचाती हैं और हर साल नदियों के कटाव के कारण सैकड़ों आशियाने और सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में विलीन हो जाते हैं। साल 2017 और साल 2020 में भी कनकई नदी से कटाव के कारण इस गांव और आसपास के क्षेत्र में 100 से अधिक घर कटकर नदी में विलीन हो गए, धराशायी हो गए। साल 2020 में अमौर के प्राथमिक विद्यालय नगरा टोला भी इसी नदी में कटकर समा गया था। और आज इस मस्जिद की तस्वीर सामने आई जो 36 सेकंड में
धराशायी हो गई और नदी में समा गई। और इन सब के बीच बिहार के पूर्वी और तराई वाले इलाकों में लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। कहीं पुल टूट गया तो कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं। लिहाजा लोगों के सामने अब जिंदगी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं पुल टूट गया तो कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं। बगहा में कटाव के चलते यूपी बिहार का संपर्क टूट चुका है। रतवल धनहा मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बुद्ध सर्किट सड़क का एक हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। नदी थाना के नैनहा में मुख्य सड़क के धंसने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। धनहा पुल के बीच में रोड पूरा डैमेज हो गया है। आकर के पत्थर उत्तर से जाम करके गाड़ी को रोका गया है। रोड अभी बाधित है। पश्चिमी चंपारण में तमाम नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी नदियों का पानी दर्जनों गांवों में घुस चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गांव का एक टुकड़ा टापू में तब्दील है। पानी घुस जाने के चलते अनुमंडल मुख्यालय से कई प्रखंडों का संपर्क टूट गया है। नरकटियागंज से भसुरारी से बेलवनिया जाने वाली सड़क मनियारी नदी की तेज धार में बह गई। सतवरिया से मंझरिया जाने वाली सड़क भी टूट गई। बलथर से नरकटियागंज जाने वाली प्रमुख सड़क पर पानी बह रहा है। कई घर पानी में समा चुके हैं। पानी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इधर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी शहर के निचले इलाकों में घुस चुका है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बावजूद इसके लोग जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। मैं इस पर खड़ा हूँ सीतामढ़ी सुरसंड जो NH 104 है उस सड़क पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं बाढ़ का पानी और सड़क पर तेज गति से बह रहा है और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफी मुश्किलों में हैं और पिछले लंबे अरसे से यही स्थिति बनी हुई है। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के चलते कई परिवारों का आशियाना तबाह हो चुका है। बेनीपट्टी में कई परिवार बाल बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर है। मधुबनी में रुक रुक कर हो रही बारिश से एक और जहां बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है, वहीं बासोपट्टी और खजौली प्रखंड के वीरपुर और लक्ष्मीपुर समेत आधा दर्जन गांवों में जल निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां नालों का निर्माण नहीं हो पाया है। बारिश का पानी यहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। इधर मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में बछराजा नदी का जलस्तर बढ़ने से दुलीपट्टी और बासोपट्टी के बीच की मुख्य सड़क पर डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आसपास के गांवों के करीब 30,000 की आबादी प्रभावित हुई है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो हर पल बिहार की चिंता बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राय, मधुबनी से अमित रंजन, सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में बारिश ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार, और इस बार अनुमान से 140% ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। और जून महीने में इतनी बारिश शायद पहले नहीं हुई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तालाब और नदियों के जलस्तर में 70% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांधों पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अभी भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, और वहीं आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान भी लगाया है। लिहाजा मौसम को देखते हुए आप भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। कटिहार में अपनी नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण का विरोध करने पर एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का आरोप है कि घर के लोगों ने चोरी छिपे उसकी 2 नाबालिग बेटियों का भी
धर्मांतरण कराया है और इसका विरोध करने पर पिटाई की गई। कटिहार सदर अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर अपनी नाबालिग बच्चियों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है। दरअसल इस महिला के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसमें इसकी 2 बेटियों को क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा पाठ सिखाया जा रहा था। दुर्घटना होने नहीं दी मेरे परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपने हमें हर बुरी दुर्घटना से बचा के रखा है परमेश्वर। महिला की माने तो जब उसने छानबीन की तो पता चला कि उसकी 2 बेटियां बिना बताए क्रिश्चियन धर्म अपना चुकी हैं। महिला ने इस पूरे साजिश में अपने पति के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। इसी विवाद में आपस में मारपीट भी हुई है। उसी में एक महिला का यह कहना है कि उनके जो सास है वह उनकी बच्ची और उन पर यह तरह के दबाव देते हैं, क्योंकि महिला के परिवार में कुछ लोग क्रिश्चियन ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो उनकी सास है और भैंसुर है वगैरह। कटिहार में महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर नाबालिग बेटियों को जर्मन धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि पति ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। आरोपी पति ने बनाए गए वीडियो को भी गलत बताया है। सर, ये मैटर जो है धर्म परिवर्तन का है। मेरे बड़े जेठ शंकर राय, मेरी ननद रानी राय, उनके दूसरे पति अजय राम और उसके साथ शंभू राय जो कि मेरे जेठ है, मेरी सास गायत्री देवी, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर रखा है। मैं मेरी ये गलती थी कि मैं अपने बच्चे को परिवार समझकर आने जाने दिया करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि परिवार की आड़ में ये लोग मेरे बच्चे को ही मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मेरे बेटी दोनों नाबालिग है, उन दोनों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया। मेरा ये कहना है, पति पत्नी का बीच का विश्वास है, ये हमारी पत्नी भी जानती है, हम भी जानते हैं और हमारे तीनों बच्चे भी जानती है। उसको ऐसा लगा कि जैसे होता नहीं कि बच्चे कभी प्रार्थना करने लगते हैं, कभी नमाज पढ़ने लगते हैं, ये लोग अपना टिकटॉक वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह का की तो लगा कि सबको ना धर्म परिवर्तन, कुछ परिवार वाले गुतिया मतलब कुछ फोन से होता है ना, फोन करके इसके जीवन में आग लगा दो। खबर तो समझिए, दरअसल एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना धर्मांतरण कहलाता है और धर्मांतरण जबरन नहीं कराया जा सकता और गलत मंशा से धर्मांतरण करना कानूनन जुर्म है, कानूनन के खिलाफ है। कटिहार में विरोध करने पर एक महिला के साथ मारपीट की गई। देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जा चुका है। यूपी सरकार में तो धर्मांतरण के खिलाफ 10 साल की सजा तय की गई है और इस तरह के मामले यूपी में सामने आए थे, जिस पर लगातार जांच भी हो रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया रांची विश्वविद्यालय का रेडियो खांची 90.4 FM आज सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर प्रसारण के बाद इसका दायरा कम्युनिटी रेडियो से बढ़कर दुनिया भर में फैल गया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रांची यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का रोचक अंदाज सुन सकते हैं। लॉकडाउन 2020 में जब दुनिया बंद हो रही थी, तब रांची विश्वविद्यालय का रेडियो खांची जन्म ले रहा था। जब संक्रमण काल में रांची विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज बंद पड़े हुए थे, तब पढ़ाई को रेडियो खांची ने ही अपनी आवाज के जरिए छात्रों तक पहुंचाया। 8 मार्च 2020 को ये रेडियो खांची हमारा बनकर इनॉग्रेशन के लिए तैयार हो गया और 8 मार्च को चूँकि महिला दिवस था, उस दिन हमने महामहिम महोदया से आग्रह किया कि मैडम आज के दिन आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। शुरुआत में रांची के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ही एक कम्युनिटी रेडियो के तौर पर इसकी पहचान थी, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद इसकी गूंज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। सब लोगों ने मिलकर कहा कि इस लॉकडाउन में शायद रेडियो बहुत ही उपयोगी होगा और हम लोग का हुआ पदार्पण, और पदार्पण होने के बाद तुरंत ठीक 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया। अब आप समझिए कि शुरू हुए भी नहीं कि सारी संस्थाएं बंद हो गई, सड़कें सूनी हो गई और उसमें अपने आप को जो है था ना, एक प्रॉमिस था कि प्रूफ करके दिखाना है। रेडियो खांची के जन जन तक पहुंचने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे हिंदी के अलावा नागपुरी समेत दूसरी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। मानसून महोत्सव, जी हाँ, राउरी मन सही सुन ली, हमरे लेके आवे वाला ही मानसून महोत्सव। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर समेत तमाम माध्यमों पर प्रोफेसर के लेक्चर और रेडियो जॉकी के रोचक अंदाज ने
इसे एक नया विस्तार दिया। क्लास को इंट्रोड्यूस करने से पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा बता देते हैं हम लोग, ताकि बच्चे जो है वो एक्साइटेड हो जाएं कि आज जो हम बताने वाले हैं वो क्या हम बताने जा रहे हैं और उसमें क्या खास बातें होंगी, जिससे कि बच्चे जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर हम 10-15 मिनट उनसे टाइम ले रहे हैं उनका, तो कुछ जानकारियाँ, कुछ नॉलेज उनको दे तो ही उनके लिए फायदेमंद होगा, वरना कोई भी नहीं बैठेगा 15 मिनट फोन खोल के। तो पहले उनको इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं हम। रेडियो खांची के फिलहाल नए 1500 लेक्चर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिसे जल्द छात्रों के लिए प्रसारित किया जाएगा। रेडियो खांची का लुत्फ छात्रों के साथ साथ हर उम्र और तबके के लोग हर दिन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक उठा रहे हैं। अभी भी फिलहाल हमारे पास 2-3 नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें योगा का प्रोजेक्ट अभी जस्ट जून में हमने कंप्लीट किया है, जून 30 को। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का तरीका ये होता है कि हम जो रिसोर्स पर्सन है हमारे पास, रांची विश्वविद्यालय ज्ञान का खजाना है, तो वैसे ज्ञानी लोगों को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और वो हमें बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में उनको पहले ही बोल देते हैं कि सर एकदम जितना सिंपल हो सके कि एक रोड चलता हुआ इंसान भी समझ जाए न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स थ्योरी को। वाकई रेडियो खांची ने न सिर्फ छात्रों को पढ़ाई का आसान जरिया दिया, बल्कि बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। एक अंदाजे बयां रंग बदल देता है। तो मैं आगे बढ़ा देता हूं कि रेडियो खांची भी पढ़ाई का ढंग बदल देता है, और आपने भी वास्तव में लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई का ढंग बदला, और वास्तव में पढ़ाई का जो तरीका इतना मज़ेदार होगा, रोचक होगा, कमाल का होगा, तो वास्तव में किताबें अपने आप खुलेंगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर तो समझिए, दरअसल सोशल मीडिया पर प्रसारण के बाद इसका दायरा कम्युनिटी रेडियो से बढ़कर दुनिया भर में फैल गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप रांची विश्वविद्यालय की पढ़ाई का रोचक अंदाज सुन सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ फिल्मी गानों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। रेडियो खांची के फिलहाल नए 1500 लेक्चर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिसे जल्द छात्रों के लिए प्रसारित किया जाएगा। रेडियो खांची के जन जन तक पहुंचने की बड़ी वजह यह है कि इसे हिंदी के अलावा नागपुरी समेत दूसरी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। दरभंगा से खबर है, दरभंगा के डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मरीजों के इलाज में लापरवाही को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनियर डॉक्टरों ने डीएमसीएच प्रशासन पर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की माने तो अस्पताल में ओपीडी, सीसीयू और आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना संभव नहीं है। जब तक अस्पताल प्रशासन की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। हुआ है कि रिसेंटली 4-10 दिन से मरीज ऑपरेशन करके उसी टेबल पे छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि बात यह है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, मरीज आईसीयू नहीं है, सीसीडब्ल्यू नहीं है, वार्ड प्रॉपर नहीं है, मरीज को हम कहाँ रखेंगे? तो वो ऑक्सीजन देने के लिए मरीज को ओटी में रखा हुआ। जिस टेबल, आप ही बताइए कहाँ का मानवता है? जिस टेबल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं मरीज को, उसी टेबल पे उसी कंडीशन में लेटा के रखे हुए हैं, वो मरीज बचेगा कि मरेगा? यहाँ पे प्रिंसिपल सर यही बोले कि आपको 4 बेड का आईसीयू दिया जाएगा और 4 बेड का सीसीडब्ल्यू। ठीक है, हम लोग बोले भाई 4 बेड का सीसीडब्ल्यू में कैसे काम चलेगा, हमको ये बताइए। डेली यहाँ ऑपरेशन होता है, 4-5 यूनिट है, हर दिन यहाँ पे 5-6 ऑपरेशन होता है, तो मरीज रहेगा कहाँ? मिनिमम आप दीजिए सर, जो हम लोग को पहले मिला था 16 बेड का कम से कम हम लोग को सीसीडब्ल्यू दीजिए। उनका कहना है कि मिनिमम से मिनिमम में काम करो, तो इसको रेफरल अस्पताल घोषित कर दीजिए। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।